हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 ईवीएस का, जो कि वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया था सीटेट की एग्ज़ाम में। वह सभी ईवीएस का प्रश्न आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया प्रश्न है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन, ये जो आपका सीटेट पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यदि इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत सारे प्रश्न जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन होती है, और क्वेश्चन हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज को घुमा कर पूछ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो बेसिक होता है, लेवल होता है, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन की लेवल होती है। तो दोस्तों, आप सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ईवीएस के क्वेश्चन से। ईवीएस का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या होता है? तो पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ठीक है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल जो होता है वह पूर्वानुमान और गणना के कौशल को क्या करता है? विकसित करता है। तो ऑप्शन 4 यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, कक्षा 5 के एक समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य को क्या है सही ढंग से नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो उसकी कठिनाई को पता लगाना है बच्चे को, ठीक है, और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करना है। ठीक है, और उससे क्या करना है? समायोजित करके बात करना है। तो ऑप्शन 3 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्कान जो है परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन करती है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होगा? ठीक है, तो इसका कक्षा में जो आयोजन किया गया था, ठीक है, परिवहन में डीजल वाहनों पर निषेध पर जो चर्चा किया गया था कक्षा में, उसका आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो आयोजन का उद्देश्य था वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। कौन? मुस्कान। ठीक है, मुस्कान ने क्या की थी? तो परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया था कक्षा में। ठीक है, तो कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मुस्कान जो है यह बच्चों को डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए छात्रों को क्या कर रहा था? संवेदनशील बनाना चाहती थी। ठीक है, तो ऑप्शन यही 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न
क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपके सामने है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बुर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य होगा। किस उद्देश्य से इसको ईवीएस कक्षा 5 में शामिल किया गया था? पहला कथन है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। गलत कथन है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। सही बात है। चौथा कथन है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। यहाँ ये भी कथन आपका सही है। तो कथन जो है ये आपका कौन सा कथन सही है बताएंगे? तो कथन आपका 1, 3 और 4 सही कथन है। तो 1, 3, 4 आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। ऑप्शन जो है कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताएंगे? तो ऑप्शन जो है आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4 नहीं, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्या कहता है? एक कहता है कि इतिहासों के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सही बात है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सही बात है। और तीसरा कहता है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक सराहना की मदद करता है। यह भी सही बात है। और चौथा कहता है कि यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। एक गलत कथन। ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 65 है कि ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है आपका शिक्षार्थियों के केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66 है आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अवधारणा मानचित्रण जो है ये आपका ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न को पढ़िए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा नज़दीक के स्थानों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो नज़दीक के स्थानों के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यह आपका उपयुक्त क्रियाकलापों में से क्या होगा? कार्य ठीक होगा। ऑप्शन 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं जो होती है वह क्या करता है? शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए
कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तोरांग का अर्थ जंगल होता है किस राज्य में कहा जाता है तोरांग को जंगल? तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। किस राज्य में? तो झारखंड में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः अपने आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताएंगे। तो जब आप इसको निकालिएगा आपको डायरेक्शन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पूरब हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर ठीक पूरब होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची जो है हमारे देश में कहाँ के व्यापारियों ने लाया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मिर्ची हमारे देशों में जो है दक्षिण अमेरिका के व्यापारियों ने हमारे देशों में लाया था मिर्ची। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कोई लड़का नागरकोइल से मरगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मरगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, जब इसको निकालिएगा आप तो इसका राइट आंसर आपका पहुंच जाएगा कितना? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है मधुमक्खी के बारे में पूछ रहा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न को गौर से पढ़िए। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है, सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है, गलत बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है। तो ऑप्शन 2 यही आपका नेगेटिव है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, यही आपका कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किस नेतृत्व में बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो है हमारे देश के संविधान बनाया गया था। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे भारत के संविधान को बनाया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, यही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न को पढ़िए। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधों को सहारा देना, दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन संचित या भंडारण करना, चौथा है जल और खनिजों को अवशोषित करना। तो पौधे के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे? तो आपका पौधों को सहारा देना एक राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा भोजन संचित या भंडारण करना, ऑप्शन 3 भी राइट आंसर हो जाएगा। जल और खनिजों को अवशोषित करना, ऑप्शन 4 भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन क्या होगा? एक मणिपुर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो गुजरात और तमिलनाडु जो है ये आपका कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ये आपका कौन कौन सा पक्षी है जो हम मनुष्य से 4 गुना दूरी 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है? कौन सा पक्षी? तो आपका बाज, चील और गीद। बाज, चील और गीद जो है हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। तो ऑप्शन 2 यही राइट आंसर जगह, बाज, चील और गीद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 80 है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली जो है आपका तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? आपका तेलंगाना में। ऑप्शन एक राइट आंसर जगह, तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आंवला, पालक और गुड़, इसमें क्या होता है? आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, आंवला, पालक, गुड़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरेदार, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। किसने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो प्रयोग किया था आपका ग्रेगर जॉन मंडल ने। ग्रेगर जॉन मंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर और प्रयोग कर पाया था कि पौधे में कुछ ऐसे लक्षण पाया था मटर के पौधों में कि कुछ जोड़ियों जो होते हैं कुछ जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरेदार, लंबे, बौने, पीले या हरे। ठीक है, तो ये प्रयोग किसने किया था? आपका ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर का, ग्रेगर जॉन मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? किस राज्य के लोग हैं? किस राज्य के लोग हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो असम में। असम में जो घर बने होते हैं वह ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंची बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, असम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 84 नंबर प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है? क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्रश्न कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको ईवीएस कक्षा में आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, आपको यदि ईवीएस क्लास में एकीकृत कक्षा बनाने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह का योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को हम शामिल करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन 1 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न कहता है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना एक राइट आंसर हो जाएगा। मजबूती और कमजोरी की पहचान करना ऑप्शन 3 भी राइट है। बच्चों की रुचि और संबोधन आदि की पहचान करना ऑप्शन 4 भी राइट है। तो 1, 2, 1, 3 और 4 इसका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 में है 1, 3 और 4। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, दिया हुआ है प्रश्न कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य करने से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से स्मिता को कक्षा में क्या करना चाहिए बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। स्मिता को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव जीवन की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है? पढ़ाने से पहले बच्चों को पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा। तो पुनीत क्या चाहता है बच्चों से? तो पुनीत चाहता है बच्चों से क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? तो अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार लास्ट प्रश्न आपका ईवीएस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ऑप्शन 2 यही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ईवीएस का जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 31 जनवरी 2021 को, ठीक है, सीटेट पेपर 1 में वो सभी ईवीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर की प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।